हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एएसएल फार्मा कोचिंग। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड, जो कि बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर का ये टॉपिक है, सेकेंड ईयर का जो भी है। तो फ्रेंड्स, इसका सब्जेक्ट कोड जो है बीपी 4041 है। और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक पूरे जो टोटल क्वेश्चन होंगे, 30+ क्वेश्चन जो है शॉर्ट क्वेश्चन, और उसके सोल्यूशन जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमन, आल्सो नाइपर जीपैट क्वालिफाइड। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन यहाँ पर होने वाला है, जो कि काफी ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है इस सब्जेक्ट से लेकर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं डिफाइन द टर्म्स ऑफ द आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म को डिफाइन करना है। ये क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। Two or more than two organic compounds having the same molecular formula and same molecular weight but different in the physical and chemical property both। यहाँ पर बात किया गया है आइसोमेरिज्म की। तो आइसोमेरिज्म का मतलब यह होता है कि टू आर मोर यानी दो या फिर दो से अधिक कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जिनमें क्या है, मोलिकुलर वेट जो है और मोलिकुलर फार्मूला जो है उसका सेम है, बट वहां पर डिफरेंट क्या है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। दिस इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी आइसोमेरिज्म और यही पूरा जो फिनोमेना होता है, इसको आइसोमेरिज्म बोलते हैं। यहाँ पर आप एग्जांपल के थ्रू आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बात करते हैं, ये कंपाउंड्स है। ठीक है, इसका केमिकल फार्मूला जो है सेम है, इसका भी केमिकल फार्मूला सेम है, बट इसकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है ये चेंज है यहाँ पर। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आई होप आपको यहाँ पर क्लियर होगा आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म की। टाइप्स की अगर बात करते हैं, 2 टाइप्स के होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टेरियो आइसोमेरिज्म। अगर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, लाइक चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म और रिंग चैन आइसोमेरिज्म। तो फ्रेंड्स, मेनली यहाँ पर जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, इस सब्जेक्ट में आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। बट यहाँ पर आपके लिए इस सेमेस्टर से रिलेटेड जो है स्टेरियो केमिस्ट्री काफी जाता है, जहाँ पर ज्योमेट्रिक और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ना है। अगर और ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंट होता है, जो जो स्पेशल अरेंजमेंट होता है कंपाउंड्स का डबल बॉन्ड में, उसमें। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, यहाँ पर जो कंपाउंड्स होता है उसका जो रोटेशन होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है, एक्सप्लेन द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन भी आ गया, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को एक्सप्लेन करना है। द कंपाउंड्स विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसमें भी कंपाउंड्स जो होते हैं, जो भी एक या दो, एक से अधिक कंपाउंड्स हैं, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है सेम होगा, बट यहाँ पर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी की बात नहीं करेंगे। यहाँ पर जो उनका अरेंजमेंट होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, डिफरेंट अरेंजमेंट कॉल्ड द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, नेसेसरी होती हैं, जो कंपाउंड एग्जिबिट करे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन की बात करते हैं, या मस्ट हैव द एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी कि कार्बन कार्बन ऐसा कंपाउंड हो जहाँ पर 2 कार्बन हो, उसमें एक डबल बॉन्ड एक जगह प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, इट इज कॉज्ड ड्यू टू द हिंड्रेंस रोटेशन क्रॉस द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यहाँ पर बात करेंगे, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पर रोटेशन नहीं कर हो सकता है, कंपाउंड रोटेट नहीं हो सकता, क्योंकि रोटेट होगा तो डबल बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाएगा। अगर सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड में रोटेट कर जाएगा, तो वो जो होता है कि स्टेरियो आइसोमेरिज्म ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को फॉलो नहीं करेगा। बट यहाँ पर हिंड्रेंस रोटेशन होना चाहिए। The two are group attached to the same carbon atoms must be different, यानी कि एक कार्बन एटम से कोई भी दो ग्रुप अटैच्ड हैं, वो डिफरेंट होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। अगर बात कर लेते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, ये जो इंपॉर्टेंट्स हैं इसके टाइप्स, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, सिन और एंटी ट्रांस आइसोमेरिज्म, ई और जेड आइसो सिस्टम जो होता है, ये तीनों के तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, इनके स्पेशल क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो आगे डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें यहाँ पर, तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म की अगर बात करते हैं, आइसोमर्स विच है द सिमिलर ग्रुप ऑन द सेम साइड्स ऑफ द डबल बॉन्डेड
कार्बन इज कॉल्ड एज द सिस आइसोमर। अगर कोई भी कंपाउंड्स है वहां पर जो ग्रुप्स लगे हुए हैं सेम साइड में डबल बॉन्ड के, वो अगर सेम है तो वो सिस आइसोमर होगा। सिस आइसोमर लैटिन सिस का मतलब होता है सेम साइड, ठीक है। एंड द आइसोमर विच सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड्स ऑफ द डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड में होंगे नॉन एज ट्रांस आइसोमरिज्म। लैटिन का मतलब होता है अक्रॉस, ठीक है। ट्रांस का मतलब होता है लैटिन वर्ड में अक्रॉस। यहाँ पर आप बात कर लेते हैं, सबसे पहले बात करें जैसे कि सिस ट्रांस की, सिस की बात किया हमने, तो यहाँ पर बात किया जो एक ये कार्बन हो गया और एक ये कार्बन हो गया। यहाँ पर जैसे कि हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में बात किया था कि ये वाला जैसे एक कार्बन है, इस पे जो दो ग्रुप लगे हुए हैं, ग्रुप लगे हुए हैं, ये डिफरेंट होना चाहिए था, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें डबल बॉन्ड है, हिंड्रेंस रोटेशन भी नहीं हो रहा है, ये पूरी तरह कंडीशन फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं दो जो ग्रुप हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये वाले जो सेम ग्रुप हैं वो सेम साइड में हैं और ये वाले दो ग्रुप जो है सेम साइड में है, तो ये क्या है, सिस आइसोमरिज्म है। अगर वहीं पर अगर बात कर लेते हैं ट्रांस, ट्रांस का मतलब होता है अक्रॉस। अक्रॉस आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से यहाँ पर डिफरेंट साइड्स में है ग्रुप, सेम ग्रुप, तो ये क्या हो गया, ये ट्रांस आइसोमरिज्म हो गया। आई होप आपको ट्रांस आइसोमरिज्म क्लियर होगा एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंस प्रॉपर्टी क्या होती है सिस और ट्रांस में। सिस और ट्रांस कंपाउंड जो होते हैं उनकी कुछ डिफरेंस प्रॉपर्टी होते हैं जिसकी नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इसकी बात कर लेते हैं। लाइक यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट। अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, सिंपल सा जो बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, हायर फॉर सिस आइसोमर, जो सिस आइसोमर्स होता है वो उसका हायर होता है देन ट्रांस बॉइलिंग पॉइंट। अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, हायर फॉर ट्रांस आइसोमर ड्यू टू द सिमेट्री, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ट्रांस का हायर होता है क्योंकि वहां पर सिमेट्री होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डेंसिटी की, हायर फॉर ट्रांस आइसोमरिज्म ड्यू टू द क्लोज पैकिंग होती है, इस वजह से क्या होता है ट्रांस की जो ट्रांस आइसोमर जो होता है उसकी डेंसिटी हायर होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट हायर होता है फॉर सिस का, ट्रांस के कंपैरिजन में सिस जो होता है आइसोमर उसका जो डाइपोल मोमेंट होता है हायर होता है। तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है सिस एंड ट्रांस आइसोमरिज्म की, इसको आप एक बार रीड कर लीजिए, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, यहाँ पर एक्सप्लेन सिन एंड एंटी आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये सब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के पार्ट्स हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो सिन की अगर बात कर लेते हैं, यहाँ पर सिन मतलब होता है इट इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट बोथ H एंड OH ग्रुप, यहाँ पर इस कंपाउंड्स में हाइड्रोजन और OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे जो कि ऑन द सेम साइड, अगर सेम साइड में होंगे डबल बॉन्ड के तो वो सिन होगा। वहीं पे अगर H और OH ग्रुप जो है प्रेजेंट होंगे अपोजिट साइड में तो वो क्या होगा, एंटी होगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, ये H है और ये OH है, ये आप देख पा रहे हैं कि ये सेम साइड है नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये क्या है, सिन है या फिर सिस भी बोल सकते हैं इसको, और इस कंपाउंड का नाम क्या है, एसिटिल ऑक्सिम, ठीक है। वहीं पर अगर बात कर लेते हैं एंटी वाले में बात कर लेते हैं, तो एंटी में बात करते हैं यहाँ पर H और OH ग्रुप जो है ये डिफरेंट साइड में लगे हुए हैं, तो ये एंटी हो गया। तो आई होप आपको सिन और एंटी में डिफरेंट जो है क्लियर होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर जो है E एंड जेड सिस्टम, E और जेड सिस्टम जो होता है उसकी बात कर लेते हैं। EZ सिस्टम की बात करते हैं, टू ग्रुप विद द हायर प्रियोरिटी आर द सेम साइड। यहाँ पर ग्रुप प्रियोरिटी की बात करेंगे, जो हायर प्रियोरिटी के अगर दो ग्रुप हैं अगर वो सेम साइड में है डबल बॉन्ड के तो वो डिस्क्राइब करेगा जेड को, ठीक है, जेड आइसोमर को, जूसामैन जिसको बोलते हैं। इट इज द टू ग्रुप्स हायर प्रियोरिटी ऑन द अपोजिट साइड में अगर है तो वो डबल बॉन्ड के ई होगा इनेमेन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो आप देखिए यहाँ पर हायर प्रियोरिटी और लोअर प्रियोरिटी, तो ये वाला क्या हो गया, ये वाला हमारा जेड हो गया। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये अक्रॉस है, ठीक है, सेम साइड में नहीं है, तो ये वाला क्या है, ई है, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पर कंपाउंड्स में देख सकते हैं प्रियोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर कंपाउंड को रखा गया है उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। लाइक जैसे कि हमारा आयोडीन हो गया, क्लोरीन हो गया, इनका हायर मोलिकुलर वेट होता है, मोलिकुलर फार्मूला, तो ये सेम साइड में है तो ये जेड हो गया। और यही बात करते हैं ये डिफरेंट साइड में हो गए तो ये ई कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो इस तरह से ये होता है हमारा ई एंड जेड सिस्टम ऑफ द आइसोमरिज्म, इसको आप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अगर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, यहाँ पर एक्सप्लेन द ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, जो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म है उसको अच्छे से इसको एक्सप्लेन करना है। लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है ये, तो बात कर लेते हैं। अगर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की, जो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होता है यहाँ पर
हैविंग अ सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, जो भी कंपाउंड्स होते हैं उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, बट डिफरिंग ओनली द बिहेवियर टू द पोलराइज लाइट। जो प्लेन पोलराइज लाइट होती है उसको अगर किसी कंपाउंड से पास करे तो उसको रोटेट करता है, ठीक है। तो जो उसका रोटेशन होता है वो लेफ्ट करेगा राइट करेगा, वही डिफरेंट होता है। बाकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो कंपाउंड की होती है वो सेम होती है, ठीक है। यही होता है हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और यही जो पूरा फिनोमेना होता है रोटेशन का ऑप्टिकल प्लेन पोलराइज लाइट का, यही होता है हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर दो टाइप से जो रोटेशन होता है, लाइक बात करें तो ऑप्टिकल आइसोमर विच रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट, अगर राइट साइड में उसको अगर रोटेट कर देगा, यानी कि उसको क्लॉकवाइज बोलेंगे, और यही इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी बोलते हैं, और इसको डी से डोनेट किया जाता है। इस तरह से आप इसको बात कर सकते हैं, और पॉजिटिव साइन से इसको डोनेट करते हैं। जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है क्लॉकवाइज होता है, और डी से इसको इंडिकेट करते हैं, पॉजिटिव साइन से इंडिकेट करते हैं, राइट साइड में रोटेशन होता है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट, लेफ्ट साइड में अगर रोटेट कर रहा है तो उसको एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे, और इसको लीवो रोटेटरी बोलते हैं। एल फॉर लेफ्ट, एल फॉर लीवो रोटेटरी, इस तरह से आप याद रख सकते हैं इसको। यही आइसोमेरिज्म जो होता है इसको एल से डोनेट करते हैं, एल फॉर्म इंडिकेट करते हैं इसको नेगेटिव साइन से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर द ऑप्टिकल पावर जो होती है, ऑप्टिकल पावर की बात करते हैं। अब टू आइसोमर जैसे कि इक्वल मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट साइन है, एक मैग्नीट्यूड इक्वल है बट अपोजिट साइन है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर बात कर लेते हैं जो इक्विमुलर मिक्सचर ऑफ द टू फॉर्म ऑफ द देयरफॉर विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है टू कंपाउंड्स की इक्विमुलर है, इक्वल है, हाफ हाफ अगर उसको डिवाइड किया तो इक्वल में आ रही है अगर, तो वो उसमें क्या होगा कि ऑप्टिकल रोटेशन जो होता है इनएक्टिविटी शो करेगा, क्योंकि जितना राइट रोटेट करेगा उतना लेफ्ट रोटेट कर देगा, जिसकी वजह से इनएक्टिवेशन हो जाएगा। इसको बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर, ठीक है। इक्वल अमाउंट में, प्लस माइनस इक्वल अमाउंट में। कंडीशन फॉर द कंपाउंड शो द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए कंपाउंड के लिए कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। द कंपाउंड मस्ट हैव द लीस्ट ऑफ द वन असिमेट्रिक कार्बन, यानी कायरल कार्बन जो होता है एक होना चाहिए। कायरल कार्बन क्या होता है, कोई भी कार्बन आइटम है उससे जो 4 जो डिफरेंट ग्रुप लगे होते हैं वो चारों के चारों अगर डिफरेंट है, सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये चारों डिफरेंट है तो ये कायरल कार्बन है, ठीक है। ये होना चाहिए तभी ये ऑप्टिकल रोटेशन शो करेगा। कंपाउंड मस्ट नॉट हैव द प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर इस कंपाउंड को बीच से ब्रेक किया जाए तो ये इसमें जो होता है ये इक्वल अमाउंट में जो होता है नहीं ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, तो ये कंडीशन होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पर आप डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर बात कर लेते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ द लाइट ऑफ द शोइंग द रैंडम ओरिएंटेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि रैंडमली जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसको पास किया गया है फिल्टर के थ्रू। तो जो प्लेन पोलराइज लाइट है उसके लिए यहाँ पर एक जो भी कंपाउंड्स देते हैं, यहाँ पर जैसे 2 कंपाउंड ले रखे हैं हमने यहाँ पर, तो इनका जो है ग्रुप इसको एक दूसरे में डिफरेंट किया है इधर उधर पोजीशन को, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पर रोटेशन में चेंजेस हो रहे हैं। देखो ये क्या हो रहा है, ये दूसरी तरह रोटेशन कर रहा है लाइट को, ये दूसरी तरह रोटेशन कर रहा है लाइट को, ठीक है। इमर्जिंग रोटेशन हो रहा है लाइट का, ठीक है। तो ये कंपाउंड पे डिपेंड करता है कि लाइट कैसे रोटेट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक्सप्लेन द टर्म इनेंसियोमर। अगर इनेंसियोमर के एक्सप्लेन करने को बात करें तो कंपाउंड विच द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, जो भी कंपाउंड्स होते हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं बट सुपर इम्पॉसिबल नहीं होते हैं। मिरर इमेज का मतलब होता है अगर किसी कंपाउंड को मिरर के सामने रखा जाए तो सेम एज अ मिरर बनेगा उसका, बट सुपर इम्पोज का मतलब होता है कि एक दूसरे के ऊपर अगर रख दिए तो उसको पूरी तरह से उसको ढकना चाहिए, कवर करना चाहिए। बट ये क्या होते हैं, इनेंसियोमर क्या होते हैं, मिरर इमेज तो होते हैं बट नॉट सुपर इम्पॉसिबल, एक दूसरे को कवर नहीं करेंगे पूरी तरह से, ढक नहीं सकते पूरी तरह से अगर एक दूसरे के ऊपर रखा जाए, ठीक है। यही होता है टर्म इनेंसियोमर। ग्रीक वर्ड इनेंसियो का मतलब होता है अपोजिट, और मर्सो का मतलब होता है पार्ट, जो उसका अपोजिट पार्ट होता है, ठीक है। The phenomenon described the enantiomerism. The molecular of dissymmetry or chirality is necessary condition for the exist of enantiomer. enantiomer के लिए asymmetry होनी चाहिए, साथ साथ chirality होनी चाहिए। ये कंडीशन जो होती है नेसेसरी होती है। A pair of enantiomer has identical physical and chemical property identical होती है, बट यहाँ पर डिफरेंट क्या देखने को मिलता है, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, यानी कि जो हमारा पीपीएल लाइट होती है उसका रोटेशन जो होता है वो डिफरेंट देखने को मिलता है इन द enantiomer। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर
एग्जाम्पल से आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से अगर किसको दो हैंड्स का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है एनेंशियोमर का, टू हैंड्स को, ठीक है। अगर इस ये वाला हैंड्स है, अगर इस वाले हैंड्स के ऊपर ये वाला हैंड्स रखा जाए तो ये वाली जो फिंगर है इसको कवर कर लेगी, ये वाली जो है इसको कवर कर लेगी, ये वाली फिंगर जो है इसको कवर कर लेगी, साथ ही साथ ये दोनों जो है इसको कवर कर लेंगी पूरी तरह से, इसको अगर एक दूसरे पे रखा जाए तो ये सुपर इम्पॉसिबल होता है। बट ये एक दूसरे के मिरर इमेज बना रहा है, सुपर इम्पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि अगर इसको इसको इस तरह से उठा के रखेंगे, इस तरह से अगर इसको उठा के रख देंगे यहाँ पे, तो क्या होगा कि ये वाली उंगली जो है यहाँ पर ये अंगूठे के पास आ जाएगी, ठीक है। तो ये सुपर इम्पोज नहीं कर पाएगा, बट लेकिन मिरर में इमेज देखिए बन रही है सेम। इसी तरह ये वाला जो एग्जाम्पल लिया है हमने कंपाउंड का, यहाँ पर जैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है सेम, तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज में आ रहा है, ठीक है। आर ग्रुप है एल्किल ग्रुप को, ये भी आ रहा है, और NH2 ग्रुप भी आ रहा है, ठीक है। अगर बट इस कंपाउंड को उठा के अगर इसके ऊपर रखोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो ये आर है ये H के ऊपर आ जाएगा, और ये वाला H जो है R के ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से सुपर इम्पॉसिबल नहीं होगा, एक दूसरे को पूरी तरह से ढक नहीं सकता, कवर नहीं कर सकता, बट मिरर इमेज जो है बनेगी, ठीक है। यही होता है इनेंशियोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक्सप्लेन द डाइस्टेरियोमर। डाइस्टेरियोमर की अगर बात करते हैं, स्टेरियोमर दैट नॉट रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट ऑफ मिरर इमेज। डाइस्टेरियोमर्स में क्या होता है, ये मिरर इमेज से कोई रिलेशनशिप नहीं होता है, इस कंपाउंड से मिरर इमेज नहीं बनती है, ठीक है। यही होता है हमारा डाइस्टेरियोमर्स, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, डाइस्टेरियोमर्स हैव द डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज द मेल्टिंग पॉइंट। डाइस्टेरियोमर्स के केस में क्या होता है, जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट देखने को मिलती है कंपाउंड्स में, लाइक मेल्टिंग पॉइंट्स हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, डेंसिटीज हो गया, सॉल्युबिलिटीज हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया, स्पेसिफिक जो रोटेशन होता है उसमें भी डिफरेंट देखने को मिलता है। अगर डाइस्टेरियोमर्स की बात करते हैं, सो द सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर शो कर सकता है बट आइडेंटिकल नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं कि अगर यहाँ पर मिरर को रखा जाए तो एक दूसरे से मिरर इमेज बिल्कुल नहीं बना सकते हैं, और ना ही ये एक दूसरे को सुपर इम्पॉसिबल कर सकते हैं, ठीक है। तो यही होता है हमारा डाइस्टेरियोमर्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें, यहाँ पर मीसो कंपाउंड क्या होता है, डिफाइन मीसो कंपाउंड्स विथ एग्जांपल, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, व्हाई मीसो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होता है और मीसो कंपाउंड क्या होता है, दोनों क्वेश्चन सेम ही है वैसे, ठीक है। पूछने का तरीका अलग है, दोनों तरह से पूछना, आपको लिखना सेम है। अगर मीसो कंपाउंड की बात करते हैं, डू नॉट शो द ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करते हैं इन स्पाइट ऑफ प्रेजेंस ऑफ द कायरल कार्बन एटम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मॉलिक्यूलर सिमेट्री। यानी कि कायरल कार्बन तो प्रेजेंट होता है बट यहाँ पर मॉलिक्यूलर सिमेट्री प्रेजेंट होती है, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज द इंटरनल कंपनसेशन, जिसको इंटरनल कंपनसेशन बोलेंगे, और ये इस तरह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम्पल में आप देख पा रहे हैं ये मीसो टार्टरिक एसिड है, ये टार्टरिक एसिड का एग्जाम्पल है, ये मीसो फॉर्म है इसका। यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, OH है, इधर भी OH है, और इसको अगर बीच से कट किया गया है तो सेम साइड इस साइड है सेम कंपाउंड, और सेम ग्रुप इस साइड लगे हुए हैं, तो दोनों क्या हुए एक इक्वल अमाउंट में जो है डिवाइड हो गए। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि ये जितना ये रोटेट करेगा लेफ्ट तो ये राइट रोटेट कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा कंपाउंड हमारा। तो ये इस तरह से यहाँ पर बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है कंपाउंड, जो मीसो कंपाउंड्स होते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, डिस्कस द सीक्वेंस रूल। जो सीक्वेंस रूल होता है, CIP रूल बोलते हैं इसको, ठीक है, जिसको 3 साइंटिस्ट ने मिलकर इसको डिस्क्राइब किया था, कॉन, इंगोल्ड एंड प्रोलॉग, ठीक है। ये तीनों साइंटिस्ट जो है CIP रूल के नाम से जाने जाते हैं, और इसको सीक्वेंस रूल भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक सीक्वेंस में रखा जाता है ग्रुप्स को, उसकी बात करते हैं। एटम हायर एटॉमिक नंबर गेट्स ऑफ द प्रायोरिटी। जो भी एटम्स होते हैं, कोई भी नंबरिंग यहाँ से करते हैं, हायर प्रायोरिटी जो एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा होता है वही इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे देते हैं, ठीक है। दैट इज ग्रुप आर रैंक्ड इन द डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर एटम ऑफ द विच इज देयर ऑफ द बॉन्डेड टू द असिमेट्रिक कार्बन। यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिया गया है, लाइक जैसे कि आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन, इनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग जो है इनको
जो है मेंशन किया गया है। तो सबसे पहले अगर कोई भी ग्रुप कार्बन के साथ में ये सारे कंपाउंड लगे हैं तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे? आयोडीन को, नेक्स्ट ब्रोमीन को, फिर क्या क्लोरीन को दोगे, फिर ऑक्सीजन को, फिर नाइट्रोजन को, फिर कार्बन को। सबसे लेस्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगी? हाइड्रोजन को। सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगी? आयोडीन को। ठीक है, तो इस तरह से प्रायोरिटी ऑर्डर में रखा जाता है। ठीक है, यही होता है हमारा CIP रूल। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इफ आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट अटैच्ड द आइसोटोप विद द हायर मास नंबर ऑफ द गिवन द हायर ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। ठीक है, यहाँ पर हायर ऑर्डर जो होता है, लाइक जैसे कार्बन के साथ में दो मॉलिक्यूल ऐड हुए, तो वहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट ग्रुप की तरफ चले जाएंगे, तो इस तरह से प्रायोरिटी ऑर्डर निकालेंगे। इफ द फर्स्ट एटम ऑफ द फर्स्ट एटम टू ग्रुप हैव द सेम एटॉमिक नंबर हो रहा है, ठीक है, नंबर हो रहा है, देन रिलेटिव प्रायोरिटी ग्रुप ऑफ द डिसाइड करेगा जो नेक्स्ट ग्रुप होगा कार्बन के साथ में। लाइक जैसे हाइड्रोजन लगा है एक ग्रुप में, दूसरे में कार्बन के साथ में कार्बन ही लगा है, तो कार्बन के साथ में जो कार्बन लगा है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे देंगे। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट एटम ऑफ द ग्रुप इन जैसे CH3 है, CH2 है और CH3 है, इन बोथ फर्स्ट का एटम इज द कार्बन। दोनों तीनों में क्या है? फर्स्ट एटम जो है कार्बन है, बट नेक्स्ट एटम जो है CH3 इज H विल बी H है। ठीक है, while is the CH3 CH2 CH3 next atom is the C, so ethyl group is the given higher priority than the methyl group। यहाँ पर ये सिर्फ मेथाइल है, कार्बन के बाद में सिर्फ हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यहाँ पर कार्बन के बाद में दूसरा कार्बन लगा हुआ है, तो प्रायोरिटी किसको दोगे? ये जो एथाइल ग्रुप है कंपैरिजन टू द मेथाइल ग्रुप, तो एथाइल ग्रुप को प्रायोरिटी हायर दोगे। ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड आर ट्रीटेड विद द सेपरेट सिंगल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड जो होते हैं वो सेपरेट सिंगल बॉन्ड से ट्रीट किए जाते हैं, लाइक जैसे ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको प्रायोरिटी ज्यादा दोगे। ठीक है, इस तरह से बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल, तो जैसे कि साइनाइड है, ठीक है, CN है, और यहाँ पर C2H5 है, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर NH2 है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर सबसे फर्स्ट ग्रुप जो लगा हुआ है यहाँ पर नाइट्रोजन लगा हुआ है, तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका हुआ? नाइट्रोजन का हुआ। नाइट्रोजन का हुआ, जिसकी वजह से नाइट्रोजन को फर्स्ट प्रायोरिटी दे दिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पर क्या हुआ है? कार्बन लगा हुआ है, कार्बन लगा हुआ है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट इसमें क्या? हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसमें कार्बन लगा हुआ है। यहाँ पर कार्बन के बाद क्या है? कार्बन के बाद नाइट्रोजन लगा हुआ है, तो सेकंड प्रायोरिटी इसको दे दिए। थर्ड इसको दे दिए, कार्बन के बाद कार्बन लगा हुआ है, और फोर्थ इसको दे दिए क्योंकि कार्बन के बाद इसमें हाइड्रोजन लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से CIP रूल जो होता है फॉलो होता है और इस तरह से काम करता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें तो यहाँ पर कंपेयर टू रिएक्टिविटी एंड एरोमेटिसिटी ऑफ पायरोल, फ्यूरॉन एंड थायोफिन में रिएक्टिविटी और एरोमेटिसिटी को कंपेयर करना है। अगर रिएक्टिविटी की बात करते हैं, मेनली यहाँ पर ESR रिएक्शन की अगर बात करें, ESR की, तो सबसे ज्यादा फ्यूरॉन में होती है, फिर पायरोल में होती है, फिर थायोफिन में होती है। नेक्स्ट एरोमेटिसिटी की बात करते हैं, तो इन तीनों में सबसे ज्यादा एरोमेटिसिटी जो होती है थायोफिन, पायरोल एंड फ्यूरॉन में होती है। ये 5 मेंबर तीनों स्ट्रक्चर होते हैं, इनके स्ट्रक्चर भी याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर के अगर क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द रिडक्शन प्रोडक्ट ऑफ द फ्यूरॉन ड्यू इट्स रिएक्शन। अगर फ्यूरॉन जो है उसको रिड्यूस किया जाए, रिडक्शन किया जाए, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? फ्यूरॉन कैटेलिटिकली रेड्यूस ओवर द निकल के प्रेजेंस में इसको रेड्यूस किया जाएगा, प्रेजेंस ऑफ हीट। पैलेडियम ऑक्साइड फ्रॉम द टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, तो यहाँ से क्या बनेगा? ये जो फ्यूरॉन है रिड्यूस हो जाएगा और ये क्या बनेगा? टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन बन जाएगा। ठीक है, रिडक्शन का मतलब होता है ऐड ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एडिशन होगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन होगा तो दोनों के दोनों डबल बॉन्ड जो होंगे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे और टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन बन जाएगा। तो ये होता है रिडक्शन प्रोडक्ट ऑफ द फ्यूरॉन। ठीक है, आपने रिएक्शन भी देख लिया, तो आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं, डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड फार्मास्यूटिकल यूजेस ऑफ ऑक्साजोल। ये ऑक्साजोल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पर बात कर सकते हैं, एक नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। ऑक्सा का मतलब होता है ऑक्सीजन, एजा का मतलब होता है नाइट्रोजन, एजोल है यानी कि 5 मेंबर की रिंग्स है और अनसेचुरेटेड है, ई लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे? ऑक्सीजन को, नेक्स्ट नाइट्रोजन को। इस तरह से यहाँ पर इसका नेम नॉमेनक्लेचर जो करते हैं, लाइक जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन को फर्स्ट प्रायोरिटी दी है तो ऑक्सा लिख दिए। ठीक है, एजा है तो नाइट्रोजन है, फिर एजा लिख दिए, 5 मेंबर रिंग है, जोल लिख दिए। ठीक है, तो ये ऑक्साजोल का स्ट्रक्चर होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके यूजेस की। आप देख सकते हैं एंटी इंफ्लेमेटिक, एंटी हाइपरटेंसिव, ये जो मॉलिक्यूल होता है, ये सारे ड्रग्स जो होती हैं इनके बनाने में जो होता है हेल्पफुल रहता है, इसलिए इसका यूज भी ऐसा होता है। तो एंटी कैंसर, एंटी बैक्टीरियल, एंटी कन्वल्सेंट, एंटी एलर्जिक, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं इसके यूजेस के। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर के अगर क्वेश्चन की यहाँ पर बात करें, जो 15 नंबर का क्वेश्चन है, राइट द फार्मास्यूटिकल यूजेस ऑफ द क्यूनोलिन एंड आइसोक्यूनोलिन। अगर क्यूनोलिन के यूजेस की बात करते हैं, लाइक जैसे एंटी मलेरियल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी एंथेल्मेंटिक, कार्डियोटोनिक हो गया, एंटी कन्वल्सेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एनाल्जेसिक हो गया, ये क्विनोलिन का स्ट्रक्चर होता है, ये आइसोक्विनोलिन का स्ट्रक्चर होता है। इसी तरह आइसोक्विनोलिन के जो होता है यूजेस होते हैं, जैसे जैसे एंटी ऑक्सीडेटिव, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी कैंसर, एंटी माइक्रोबियल। तो इस तरह से आप इसके 4-4, 5-5 यूजेस आप लिख सकते हैं 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पर, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ द इमिडाजोल एंड इंडोल। इंडोल और इमिडाजोल के स्ट्रक्चर आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। इसको एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको याद हो जाएंगे और इस तरह से आसानी से इसको जो है लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाई स्टडी ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री इन केमिस्ट्री एज ए इम्पॉर्टेंट। यानी कि जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है वो एज ए केमिस्ट्री सब्जेक्ट में पढ़ना, स्टडी करना क्यों इम्पोर्टेंस होता है। तो अगर बात करते हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री इज द क्रिटिकल इम्पोर्टेंस इन द ड्रग एक्शन बिकॉज द शेप ऑफ द ड्रग्स मॉलिक्यूल इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर डिटरमाइनिंग हाउ इंटरेक्ट विद द वेरियस बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, एंजाइम्स हो गए, रिसेप्टर हो गए, दैट इज द इकोनेंट्स इन बॉडी। बॉडी में जो एंजाइम्स होते हैं और जो रिसेप्टर्स होते हैं, ड्रग जब भी हम इनटेक करते हैं तो जाके वहाँ पे बाइंड करती है एंजाइम से, रिसेप्टर से। तो ये जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है ड्रग के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। स्टीरियोकेमिस्ट्री की स्टडी करना, उसकी जो एज जो कंपेयर करके एंजाइम से बाइंड करती है, रिसेप्टर से बाइंड करती है। तो पहले से जो होता है कि स्टीरियोकेमिस्ट्री जैसे कि कैसा रोटेशन होता है, कैसा अरेंजमेंट है उसका, तो ये सारी चीज़ें स्टडी करना जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं, क्योंकि वो बॉडी में जाने के बाद जो अकॉर्डिंग टू एंजाइम रिसेप्टर के अकॉर्डिंग जो वैसे ही ये बाइंड होती है और एक्शन शो करती है, ठीक है। तो यही इसका इंपॉर्टेंस होता है इन केमिस्ट्री में स्टडी करना, स्टीरियोकेमिस्ट्री का, किसी भी मॉलिक्यूल का, ड्रग का, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर के क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, डिस्कस अबाउट द बेसिसिटी ऑफ द पायरिडीन। पायरिडीन की बेसिसिटी को अगर डिस्कस करें तो यहाँ पर बात करते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर रिप्रेजेंट द बेसिसिटी ऑफ द स्ट्रेंथ। यानी कि जो यहाँ पर पायरिडीन का स्ट्रक्चर है, ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और एज अ बेंजीन रिंग, और यहाँ पर एक हेट्रो एटम नाइट्रोजन लगा हुआ है जिसके ऊपर एक लोन पेयर है। ये जो लोन पेयर है यही बेसिसिटी शो करते हैं पायरिडीन की। फिर बात कर लेते हैं, ऑलरेडी स्टेबल कंजुगेटेड सिस्टम, 3 डबल बॉन्ड्स इन एंड द एरोमेटिक रिंग्स लाइक बेंजीन। यहाँ पर बेंजीन की तरह आप देख पा रहे हैं कि 3 जो है डबल बॉन्ड जो है प्रेजेंट है यहाँ पर, जो कि एरोमेटिसिटी शो कर रहे हैं, और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये लोकलाइज्ड है नाइट्रोजन के पास, और ये बेसिसिटी शो करते हैं, किसी को डोनेट करने के लिए अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। हेंस द लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑन द एटम्स एन एटम्स ऑफ इन पायरिडीन, जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं नाइट्रोजन एटम पे पायरिडीन के, ये जो लोकलाइज रहते हैं, यानी कि ये रिंग में नहीं मूव करते हैं, ये नाइट्रोजन के पास ही रहते हैं। मोर अवेलेबल फॉर द डोनेशन ऑफ द इजिली डोनेट द इलेक्ट्रॉन, ये इजिली जो है किसी कंपाउंड को डोनेट कर सकते हैं, ग्रुप को डोनेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को। तो यही इसीलिए जो होता है कि पायरिडीन की यही बेसिसिटी शो करता है। और जो भी कंपाउंड्स होगा, अगर जितना ज़्यादा जो है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा वो उतना ही मोर बेसिक होता है। तो ये होता है पायरिडीन की बेसिसिटी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर के अगर क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, व्हाट आर द स्टेरियो सिलेक्टिव रिएक्टिविटी। स्टेरियो सिलेक्टिव की बात करते हैं तो स्टेरियो सिलेक्टिव में क्या होता है, स्टेरियो सिलेक्टिव इज द प्रॉपर्टी ऑफ द केमिकल रिएक्शन की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है विच सिंगल रिएक्टेंट, जो सिंगल रिएक्टेंट होता है वो अनइक्वल मिक्सचर ऑफ द स्टेरियो आइसोमर का फॉर्मेशन करता है। लाइक जैसे ये वाला जो है सिंगल मिक्सचर है, और यहाँ पर देखो अनइक्वल टू टाइप्स के बना रहा है, ठीक है, मेजर और माइनर। जैसे कि ये वाला कंपाउंड जो है 70 to 85% बन रहा है, तो ये कंपाउंड मेजर कंपाउंड बन रहा है, और ये 30 to 15% बन रहा है, तो ये माइनर कंपाउंड बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से एक जो है कि कह सकते हैं कि बात करते हैं सिंगल रिएक्टेंट जो है वो 2 इक्वल मोलर
स्टीरियो आइसोमर्स का फॉर्मेशन कर रहा है, तो यही होता है स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं व्हाट आर द स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन की अगर बात करें यहाँ पर, स्टीरियो स्पेसिफिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है लीड टू डिफरेंट स्टीरियोमेरिक रिएक्शन प्रोडक्ट फ्रॉम द डिफरेंट स्टीरियोमेरिक रिएक्टेंट। यानी कि यहाँ पर अगर बात करते हैं स्टीरियोमेरिक रिएक्टेंट को चेंज करेंगे तो सेम ग्रुप जो होगा वो जो है डिफरेंट प्रोडक्ट जो है बनाएगा। लाइक यहाँ पर फर्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, यहाँ पर ये ट्रांस फॉर्म है और ये सिस फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रोमिनेशन हो रहा है इसका, ठीक है, ट्रांस और सिस का। तो यहाँ पर अगर ट्रांस का कराएंगे तो मीसो कंपाउंड बनेगा और सिस का कराएंगे तो यहाँ पर जो है इनेंसियोमर बनेगा, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि मतलब कि एक डिफरेंट स्टेरियो रिएक्शन प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक डिफरेंट स्टेरियो रिएक्शन से के साथ में मिलकर डिफरेंट बन रहे हैं, ठीक है। तो यही होता है जो स्टेरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 की अगर बात करते हैं, व्हाट इज द डी एंड एल नॉमेनक्लेचर। डी एल नॉमेनक्लेचर होता है एक स्टेरियोकेमिस्ट्री में। तो बात कर लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन विद द OH ग्रुप एट राइट साइड विच गिवन ऑफ द डी कॉन्फिगरेशन। अगर OH ग्रुप जो है राइट साइड में है तो डी कॉन्फिगरेशन होगा। वेयर इज द कॉन्फिगरेशन विथ OH ग्रुप जो है अगर लेफ्ट साइड में है तो उसका लेफ्ट एल कॉन्फिगरेशन होगा। यहाँ पर स्ट्रक्चर में एग्जांपल में आप देख सकते हैं, ये डी ग्लिसरॉल्डिहाइड का एग्जांपल है, ये एल ग्लिसरॉल्डिहाइड का एग्जांपल है। यहाँ पर जो ये वाला OH ग्रुप है ये राइट साइड में है इसलिए इसको डी फॉर्म बोला गया है, और ये वाला OH जो है इस कंपाउंड में जो है लेफ्ट साइड में है इसलिए इसको लीवो रोटेटरी मतलब कि जो है एल कॉन्फिगरेशन होता है। तो यही होता है हमारा डी और एल कॉन्फिगरेशन नॉमेनक्लेचर, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर बात करें, व्हाट इज राइट द सिंथेसिस ऑफ द फ्यूरॉन। फ्यूरॉन की सिंथेसिस लिखना है यहाँ पर। तो अगर फ्यूरॉन की सिंथेसिस काफी सारी सिंथेसिस होती हैं, यहाँ पर बात कर लेते हैं जैसे कि हमारा परफ्यूरल है जो इसका अगर डिकार्बोक्सिलेशन कराएंगे तो हमारा फ्यूरॉन बन जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो इसके जैसे पैडियम के प्रेजेंस में 200 डिग्री तक जो है टेम्परेचर यूज करते हैं, तो इस तरह से ये जो है सिंथेसिस होती है फ्यूरॉन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की अगर बात करें यहाँ पर, जो व्हाट आर द कंडीशन ऑफ द ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के लिए कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन जो है पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर अगर बात करें तो कंपाउंड्स मस्ट हैव द एटलीस्ट ऑन असिमेट्रिक कायरल कार्बन होना चाहिए, ठीक है। ये असिमेट्रिक होना चाहिए, साथ ही साथ कायरल कार्बन भी होना चाहिए, यानी कि एक जो कार्बन है एक कार्बन से 4 जो ग्रुप लगे होंगे, डिफरेंट ग्रुप लगे होंगे, ठीक है। द कंपाउंड्स मस्ट नॉट हैव द प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए कंपाउंड्स में, जो कि हमने बात किया था जैसे कि 20 से डिवाइड किया जाए तो वो इक्वल अमाउंट में जो है इक्वल क्वांटिटी में जो ग्रुप होंगे वो नहीं होना चाहिए, ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ ग्रुप। तो ये इस तरह से ये कंडीशंस होती हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर बात करते हैं, डिफरेंटिएट कायरल अकायरल एंड मीसो कंपाउंड। तो ये अगर अलग अलग डिफिनेशन पूछी जाती है, लाइक कायरल पूछा गया, अकायरल कंपाउंड पूछा गया, मीसो कंपाउंड पूछा गया, तो अलग अलग भी लिख सकते हैं, और तीनों को अगर कंपेयर करके पूछा गया तो कंपेयर करके भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर डिफिनीशन की। अगर कायरल कंपाउंड की डिफिनीशन की बात करते हैं तो ये टेट्राहेड्रल कार्बन बॉन्डेड ऑफ द 4 डिफरेंट ग्रुप, यानी कि जो हमारा कार्बन जो होता है टेट्राहेड्रल शेप में होता है, ठीक है, वो 4 बॉन्ड बनाने के लिए पॉसिबिलिटी होती है उसके पास। अगर जो चारों बॉन्ड से ग्रुप अटैच होंगे वो 4 के चारों डिफरेंट होंगे इन द कायरल कंपाउंड में। वहीं पे अकायरल कंपाउंड की बात करते हैं तो टेट्राहेड्रल कार्बन जो होगा बॉन्डेड टू एटलीस्ट 2 सेम ग्रुप, यानी कि वहां पर 2 सेम ग्रुप होंगे तो वो अकायरल होगा, और 2 जो होंगे डिफरेंट ग्रुप होंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मीसो कंपाउंड की अगर डिफिनेशन की बात करें, कंपाउंड्स हैविंग द 2 और मोर कायरल सेंटर। यहाँ पर मीसो कंपाउंड में क्या होता है, 2 और मोर कायरल सेंटर होते हैं और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है जिसकी वजह से ये इनएक्टिव होते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी की, तो कायरल कंपाउंड एक्टिव होते हैं, और वहीं पर अगर मीसो कंपाउंड और अकायरल कंपाउंड तो होते हैं ये दोनों के दोनों इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगर मिरर इमेजेस की, तो अगर कायरल कंपाउंड की बात करते हैं नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, ना ही सुपर इम्पॉसिबल ना ही मिरर इमेज बोलते हैं। अकायरल की बात करते हैं तो ये सुपर इम्पॉसिबल होते हैं और मिरर इमेज भी
फॉर्म करते हैं, ठीक है, ये कायरल कंपाउंड, अकायरल कंपाउंड जो होते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, यानी कि जो मीसो कंपाउंड होते हैं ये भी सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं तो अकायरल कंपाउंड जो कायरल कंपाउंड जो होता है उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जाती है, और जो कायरल कंपाउंड होता है, अकायरल कंपाउंड होता है, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है। अगर मीसो कंपाउंड की बात करते हैं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट इनसाइड द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर सकते हैं। अगर आप इस एग्जांपल की बात करें, यहाँ पर जो कार्बन है, कार्बन से चारों ग्रुप जो है डिफरेंट लगे हुए हैं। अगर इस अकायरल कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पर जो टू ग्रुप जो है सेम लगे हुए हैं और टू ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हैं, ठीक है, ये अकायरल कंपाउंड हो गया। वहीं पे अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो मीशो कंपाउंड की बात कर रहे हैं, तो मीशो कंपाउंड की बात करें, अगर इसको इक्वल अमाउंट में डिवाइड किया जाए तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, ठीक है। इस तरह से बात कर सकते हैं हम डिफरेंशिएट बिटवीन द कायरल, अकायरल एंड मीशो कंपाउंड का। तो आई होप आपको ये टेबल क्लियर होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर बात करें, यहाँ पर ड्रा द कन्फर्मर्स ऑफ एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन के कन्फर्मर्स जो है ड्रा करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, स्टैगर्ड एंटी होता है, इक्लिप्स फॉर्म होता है, स्टैगर्ड गाउच होता है और इक्लिप्स होता है, ठीक है। यहाँ पर जो अगर इनकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा स्टैगर्ड एंटी और एक्लिप्ट, फिर स्टैगर्ड गाउच, फिर फुल्ली एक्लिप्ट होता है। तो इस तरह से इनकी स्टेबिलिटी होती है। ये आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ठीक है। स्टैगर्ड है मतलब कि जो CH3 ग्रुप है ये आमने सामने होगा, ठीक है, इस तरह से बिल्कुल बिल्कुल इनका दूरी अच्छी खासी इनकी है, ठीक है। वहीं पे एक्लिप्ट में बात करते हैं, थोड़ी दूरी पास हो गई, ठीक है, एंगल चेंज हो गया। फिर स्टैगर्ड गाउच की बात करते हैं, ये और पास हो गया। वहीं पे एक्लिप्ट की बात करते हैं, ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, देखो एक्लिप्ट हो गया, यानी कि ये सबसे लीस्ट स्टेबल हो गया, ठीक है। तो ये हो गया एन ब्यूटेन के आइस कन्फर्मर्स जो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की अगर बात करें, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 जो है, राइट एनी टू सिंथेसिस, दो सिंथेसिस यहाँ पर लिखना है। जो हमारा कंपाउंड है पायरोल, ठीक है, पायरोल की दो सिंथेसिस लिखना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बाय ट्रीटमेंट विद अमोनिया के साथ में और बाय डिस्टिलेशन के थ्रू, दो तरह से इसको सिंथेसाइज किया गया है। यहाँ पर और भी तरीके हैं, और भी सिंथेसिस हैं जिसके थ्रू सिंथेसाइज किया है। यहाँ पर टू सिंथेसिस पूछा गया है तो दो ही लिखेंगे, ठीक है। तो अगर बात कर लेते हैं बाय ट्रीटमेंट ऑफ द विद अमोनिया, तो पायरोल जो होता है मैन्युफैक्चर किया जाता है बाय प्रोसेसिंग तो मिक्सचर ऑफ द फ्यूरॉन, अमोनिया एंड स्टीम ओवर द हीटेड ऑफ एल्यूमिना कैटलिस्ट। यहाँ पर बात कर लेते हैं, ये फ्यूरॉन का स्ट्रक्चर है हमारा और ये अमोनिया है। फ्यूरॉन और अमोनिया जो है इसको जो है एक मिक्सचर जो है इसको हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ द एल्यूमिना, एल्यूमिना की प्रेजेंस में हीट करेंगे इसको, तो हमारा ये पायरोल बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से पायरोल को सिंथेसाइज किया जा सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बाय द डिस्टिलेशन के थ्रू ऑन डिस्टिलेशन ऑफ द सक्सिनामाइड विद द जिंक डस्ट पायरोल इज ऑब्टेन्ड। जो ये सक्सिनामाइड का स्ट्रक्चर है और जिंक डस्ट के साथ में इसको हीट किया गया है, तो ये बन गया हमारा जो है पायरोल, ठीक है। तो इस तरह से पायरोल को सिंथेसाइज किया जा सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की अगर बात करें, यहाँ पर ड्रा स्ट्रक्चर ऑफ एनी 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड एंड यूजेस, यानी कि कोई भी दो 5 मेंबर स्ट्रक्चर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ड्रा करना है और उसके यूजेस। तो यहाँ पर फ्यूरॉन और थायोफिन आप देख सकते हैं कि 5 मेंबर देंगे, ये हेट्रो एटम होता है और ये भी एक हेट्रो एटम है, ठीक है। फ्यूरॉन के यूजेस की बात करते हैं, एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी एंजियोलाइटिक और एनाल्जेसिक और डायरेटिक तरह यूज किया जाता है। वहीं पर अगर थायोफिन की बात करते हैं तो ये एंटी एमेटिक, एंटी माइक्रोबियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी कन्वर्सेंट और एंटी साइकोटिक की तरह यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से इसके यूजेस और दो स्ट्रक्चर हो गए 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की अगर बात करें, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 28 होता है, जो केमिकल रिएक्शन यूज इन द कन्वर्जन ऑफ द एल्डिहाइड डायरेक्टली टू एल्केन, यानी कि ऐसे कौन सी केमिकल रिएक्शन है जो एल्डिहाइड से डायरेक्टली एल्केन में कन्वर्जन होता है। तो यहाँ पर बात करते हैं वुल्फ किस्नर रिएक्शन। वुल्फ किस्नर रिएक्शन जो होती है, इसमें क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों कंपाउंड जो होते हैं इनसे जो है जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं इनसे डायरेक्टली एल्केन बनाया जाता है। लाइक जैसे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू द डेरिवेटिव सच एज द हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन में कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट देन ये सेकेंड स्टेप में क्या होगा, विच अपॉन द फर्दर रिएक्शन होगी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेस के साथ में रिएक्शन होगी सच जैसे लाइक बात कर सकते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड हो गया, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड हो गया, सॉल्वेंट यील्ड एल्केन बनेगा, ठीक है।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं 10 रिएक्शन सुटेबल फॉर कार्बोनिल कंपाउंड क्या होती है, लाइक जैसे कीटोन और एल्डिहाइड के लिए, दैट आर द स्टेबल इन बेस, स्टेबल की बेस के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। अगर रिएक्शन की बात करते हैं, यहाँ पर बात कर ले, यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं लाइक जैसे कीटोन हमने लिया है, यहाँ पर एल्डिहाइड भी ले सकते हैं, ठीक है, कीटोन और एल्डिहाइड दोनों रिएक्शन देते हैं ये। तो यहाँ पर NH2 ये हाइड्रोजन जो है, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन होगी, तो ये हमारा हाइड्रोजन कंपाउंड जो है बन जाएगा। नेक्स्ट बात करें, इसको हीट करेंगे इन द केस प्रेजेंस ऑफ बेस KOH के साथ में, या फिर और कोई बेस ले सकते हैं, तो यहाँ पर डायरेक्टली जो है एल्केन बन जाएगा 80%, जो कि मेजर कंपाउंड होगा, ठीक है, यहाँ पर एल्केन बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो है जो कार्बोनिल कंपाउंड से हमारा एल्केन बनता है, ठीक है। ये वोल्फ केस्नर रिएक्शन नाम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की अगर बात करें, यहाँ पर जो कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, समटाइम्स यहाँ से 2 से 3-4 बार पूछी जा चुकी है ये सेमेस्टर एग्जाम में। क्लेमेंशन रिडक्शन की बात करते हैं, ये भी एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन होती है। एल्डिहाइड और कीटोन यहाँ पर स्टार्टिंग प्रोडक्ट लेते हैं, जो कि रिड्यूस किया जाता है उसको जिंक एमलगम और HCl की प्रेजेंस में, ठीक है, और हमारा प्रोडक्ट जो बनता है एल्केन बनता है इसमें भी, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, दिस कैटलिस्ट मेथड सुटेबल फॉर कंपाउंड सुटेबल बेस की प्रेजेंस में होता है, बट स्टेबल इन एसिड, स्टेबल होता है एसिड की प्रेजेंस में, ठीक है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, अभी हमने बात की पिछली जो बेस की प्रेजेंस में थी, दैट इज सेम रिएक्शन थी, ठीक है। यहाँ पर भी हमने कीटोन ले रखा है, बट यहाँ पर जो है एसिड लेंगे और जिंक के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, तो ये इसका रिडक्शन होगा, तो हमारा क्या बनेगा, एल्केन बन जाएगा, ठीक है, एल्केन बन जाएगा। रिडक्शन में हमने बात किया जैसे हाइड्रोजन का एडिशन होता है, ऑक्सीजन का रिमूवल होता है, तो इस तरह से आप यहाँ पर देखेंगे, जब इसकी रिएक्शन जो होगी इसकी मैकेनिज्म आप देखेंगे, तो पूरा का पूरा जो है कैसे मैकेनिज्म फॉर्म होता है, कैसे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैसे रिडक्शन हो रहा है, तो पूरा समझ में आएगा। बट यहाँ पर 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैकेनिज्म हम नहीं डिस्कस करेंगे, ओनली रिएक्शन डिस्कस करेंगे। रिएक्शन आप 2 मार्क्स में अगर लिख के आ रहे हैं इतनी, तो आपको 2 मार्क्स जो है मिल जाएंगे, ठीक है। डिटेल में यहाँ पर नहीं लेके चलेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, यहाँ पर बात करते हैं बिर्च रिडक्शन। इसको 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना है। यहाँ पर ब्यूटाइन के साथ में रिएक्शन होती है, और सबसे ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट क्या होता है, कैटलिस्ट जो यूज करते हैं, सोडियम लिक्विड और अमोनिया यूज करते हैं, ठीक है। और इसमें प्रोडक्ट जो बनता है ट्रांस एल्कीन बनता है, जो कि मोर स्टेबल होता है, ठीक है, ट्रांस एल्कीन बनता है। ट्रांस के बारे में हमने बात की, तो सेम ग्रुप होते हैं, वो डिफरेंट साइड में होते हैं, अब ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर ये ट्रांस प्रोडक्ट बनता है, ब्यूटाइन की रिएक्शन कराते हैं अमोनिया और लिक्विड सोडियम और लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये होता है बिर्च रिडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 की अगर बात करें, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 31 है, बैकमैन रीअरेंजमेंट की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर कन्वर्जन होता है कीटोऑक्सिम का एन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड में, ठीक है, बाई हीटिंग द विथ कंसंट्रेशन H, जैसे H कंसंट्रेशन H2SO4 हो गया, BF3 हो गया, पॉलीफॉस्फोरिक एसिड हो गया, PCl5 हो गया, SOCl2 हो गया, इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है कीटोऑक्जाइम की, और एमाइड बनता है, यानी कि ये सब्स्टिट्यूटेड एमाइड का जो है फॉर्मेशन होता है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है कीटोऑक्जाइम की, ठीक है। तो ये होता है हमारा बैकमैन रीअरेंजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ओपनर ऑक्सीडेशन की बात करते हैं, ये जस्ट अपोजिट होता है मिरवार पॉन्डर वर्ली रिएक्शन जो होती है, ये जस्ट रिवर्स होता है इसके, ठीक है। बात करें यहाँ पर इन्वॉल्व होता है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, जो सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है इनटू कीटोन में, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड इन द टोल्यूइन और बेंजीन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये सेकेंडरी एल्कोहल है कीटोन से। इसका बात करें यहाँ पर जो कन्वर्जन हो रहा है सेकेंडरी एल्कोहल का कीटोन में, ठीक है, ये वाला जो है कीटोन बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर MPV के रिडक्शन का जस्ट अपोजिट है, अगर इसको जस्ट अपोजिट कर देंगे तो ये हमारा सेकेंडरी एल्कोहल बनेगा वही कीटोन से, ठीक है। ये ओपनर ऑक्सीडेशन होता है, हमने बात किया जो अल्मोनियम जो होता है टर्सरी ब्यूटॉक्साइड और टोल्यूइन की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, ठीक है। तो ये होता है ओपनर ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की बात करेंगे, क्लासियन स्मिडबर्ग रिएक्शन। क्लासियन स्मिडबर्ग कंडेंसेशन की अगर बात करते हैं, द क्लासियन
कंडेंसेशन जो होता है, क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन होता है। ये कंडेंसेशन रिएक्शन एल्डिहाइड और कार्बोनिल कंपाउंड है, जैसे लाइक एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन होती है कार्बोनिल कंपाउंड की, लीडिंग टू द बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड एंड एच प्ले द इम्पोर्टेंट रोल इन द सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है ये बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बनता है। यहाँ पर जो एल्डिहाइड लेते हैं और ये वाला एल्डिहाइड लेते हैं और यहाँ से ये रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और एथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। यहाँ पर 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर यूज करते हैं और प्रोडक्ट जो बनता है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बनता है। अगर वहीं पर बात करते हैं, दिस क्लासिन इज मीन बाय कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन द एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन होती है हैविंग द अल्फा हाइड्रोजन विद एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड। ये कोई एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड है, यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एल्डिहाइड है और ये एरोमेटिक है, तो ये एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड ले लिया और ये अल्फा हाइड्रोजन वाला एल्डिहाइड ले लिया। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन, इससे जुड़े हुए जो हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, और ये कीटोन, तो इसकी रिएक्शन कराया तो हमने क्या मिला, प्रोडक्ट बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 की अगर बात करते हैं, यहाँ पर डैकिन रिएक्शन। डैकिन रिएक्शन जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डैकिन रिएक्शन इज द ऑर्गेनिक रेडॉक्स रिएक्शन होती है विद आर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल एल्डिहाइड जो लेते हैं और इसकी रिएक्शन करवाते हैं। कीटोन रिएक्ट करता है हाइड्रोजन परऑक्साइड की प्रेजेंस में बेस टू द बेंजीन डाइऑल एंड कार्बोक्सिलेट बनता है। ठीक है, ओवरऑल अगर यहाँ पर बात करते हैं, जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड इज द रेड्यूस। यहाँ पर हाइड्रोजन परऑक्साइड है और यहाँ पर ये कंपाउंड्स ले रखा है। हमने बात करते हैं यहाँ पर जो आर्थो पोजीशन पे आर्थो पैरा हाइड्रोक्सिलेटेड फिनाइल एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड और ये फिनाइल ग्रुप, फिनाइल और ये पैरा पोजीशन पे। ठीक है, अर्थ पैरा पोजीशन पे। ठीक है, हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो इसका जो है H2SO4 ये रिड्यूस हो रहा है और ये प्रोडक्ट बनना है, साथ ही साथ ये प्रोडक्ट बनना है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका। ठीक है, यही होता है डैकिन रिएक्शन में। आप इसको अगर मैकेनिज्म देखना चाहते हैं तो डिटेल में देखेंगे मैकेनिज्म, जिसकी वजह से ये जो है पूरा समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की अगर बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 बार ये भी पूछा जा चुका है। डिस्कस द रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ मेटल हाइड्राइड रिडक्शन। मेटल हाइड्राइड रिएक्शन क्या होता है उसकी बात करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैकेनिज्म भी पूछा गया है, जो कि मैकेनिज्म इस वीडियो में नहीं देखेंगे क्योंकि मैकेनिज्म देखेंगे वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन को ही डिस्कस कर रहे हैं। हाइड्राइड जो है रिएक्ट करेगा विद द कार्बोनिल ग्रुप जैसे लाइक कीटोन इन एल्डिहाइड और कीटोन टू गिव द अल्कोहल। यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप जो है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये मेटल के साथ में रिएक्ट कर रहा है और ये सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है हमारा मेटल हाइड्राइड रिडक्शन। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट सब्जेक्ट का जो है शॉर्ट नोट देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफी ज्यादा अच्छी रहेगी और काफी ज्यादा हेल्पफुल भी रही होगी। तो फ्रेंड्स, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर सेमेस्टर एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।